हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो लास्ट सेशन में मैंने आपसे टेक्निकल अप्रेजल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको टेक्निकल रिव्यू क्यों ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर एंटरप्राइज स्टार्ट करने से पहले, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी और अगर आप देखना चाह रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है? एनवायरमेंटल अप्रेजल। अप्रेजल मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एनालिसिस करना या फिर इवैल्यूएशन करना या फिर डिटेल्ड एग्जामिनेशन। किसका? आपने एंटरप्राइज का या फिर जो भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने वाले हो या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाने वाले हो, उसका आप क्या करते हो? डिटेल एग्जामिनेशन करते हो। या जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो या करने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो जो भी प्रोजेक्ट, उसके आप क्या करते हो? डिटेल एग्जामिनेशन करते हो, उसकी एनालिसिस करते हो, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हो? टेक्निकल तरीके से, इन्वायरमेंट तरीके से, मार्केट तरीके से, फाइनेंशियल, सभी तरीके से, सारे एस्पेक्ट से आप क्या करते हो? डिटेल एग्जामिनेशन करते हो। उसको ही हम क्या कहते हैं? अप्रेजल। ओके, किसी अगर प्रोजेक्ट का आप कर रहे हो तो वो हो गया प्रोजेक्ट अप्रेजल, अगर मार्केट का कर रहे हो तो मार्केट अप्रेजल, इन्वायरमेंट का कर रहे हो तो इन्वायरमेंट अप्रेजल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो व्हाट इज इन्वायरमेंट अप्रेजल, व्हाट स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन इन्वायरमेंटल अप्रेजल। इन्वायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है और इसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है, अब हम वो देखते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल अप्रेजल। ठीक है, फॉर फाइंडिंग बिजनेस अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, इन्वायरमेंटल अप्रेजल इज नीडेड। देखो, इन्वायरमेंटल अप्रेजल ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हो या फिर उससे रिलेटेड जो भी थ्रेट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली है उसको आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बनी रहती है। आपको ये पता चलता है कि आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन से प्रोजेक्ट सुटेबल है या फिर आपके लिए वो आइडियल है। ओके, देखो, तो जरूरी क्या होता है? कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड रिस्क फाइंड करने के लिए आपको क्या जरूरी होता है? एनवायरमेंटल अप्रेजल। एनवायरमेंटल अप्रेजल मीन्स टू एनालाइज ऑल द फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट अप्रेजल का मतलब ये होता है कि बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर आते हैं उसको आप क्या करते हो? कंप्लीट एनालिसिस करते हो या फिर डिटेल एनालिसिस करते हो। फॉलोइंग आर द मेन स्टेजेस इन्वॉल्व इन एनवायरमेंटल अप्रेजल। अब यहाँ पर कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं एनवायरमेंटल अप्रेजल में। ओके, देखो, पहला क्या है? फैक्टर रिलेटिंग टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्टर आते हैं उसको हम देखते हैं। वी कैन नॉट इवेल्युएट इक्वली टू ऑर्गेनाइजेशन इन सेम। देखो, कोई भी सेम एनवायरमेंट हम दो ऑर्गेनाइजेशन को इक्वली इवेल्युएट नहीं कर सकते। मतलब ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में स्टैंड है, जरूरी नहीं है कि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी उसी एनवायरमेंट में उसी तरीके से स्टैंड है। पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन की खुद की क्या होती है? एक कम्प्लेक्सिटी होती है या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और हमें क्या जरूरी होता है? उसके और उस पर्टिकुलर कम्प्लेक्सिटी या फ्लेक्सिबिलिटी को अलग अलग पढ़ना। मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग कम्प्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद हम एनवायरमेंट के इवेल्युएशन करते हैं। ओके, फैक्टर रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल अफेक्ट अवर एनवायरमेंटल अप्रेजल। देखो, एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने दिनों से है। ठीक है, कोई भी अगर देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो लंबे समय तक है, वो अगर एक ही प्रोडक्ट बना रहा है तो वो भी क्या करता है? एनवायरमेंटल अप्रेजल को अफेक्ट करता है। ठीक है, या फिर आप अगर उस एनवायरमेंट में आप अगर कोशिश कर रहे हो कि आप अपना खुद का कोई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, तो आपकी जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन इतने लंबे समय तक चली आ रही है तो उसके वजह से आपके नए ऑर्गेनाइजेशन को वो इफेक्ट डालेगी, क्योंकि उसने पहले से बहुत सारे कस्टमर बना रखे हैं और फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए कस्टमर बनाना थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकता है। तो वो क्या होता है? ये भी आपके एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है। We also see the organization size for doing business and its market है। हम लोग इसमें क्या करते हैं? कौन सी बिजनेस हम करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या देखते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या होगी या फिर उससे रिलेटेड उसकी मार्केट टाइप क्या होगी, उस हिसाब से भी हम इन्वेंट खोजते हैं। व्हाट आर द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट इट इज प्रोवाइडिंग, और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कौन सी सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब देखो, कभी एग्जाम में आई थिंक पूछ सकता है कि सर्विस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कस्टमर के लिए
क्या होता है, ऑन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब देखो एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे आपने कोई स्टोर खोला है, जैसे आप एक साबुन बेच रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, तो आप वो क्या किए हो, कस्टमर को दे दिए हो। आप उस सामान को कस्टमर ने क्या किया, आपसे खरीदा है, आपसे प्रॉपर पैसे दे के लिया है, तो अब वो सामान किसका हो जाएगा, प्रॉपर उसकी, उस सामान की प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, ऑनरशिप किसकी हो जाएगी, कस्टमर की हो जाएगी। अब देखो सर्विसेज क्या होता है, जैसे मान लो रेलवे सर्विस, ठीक है, रेलवे सर्विस क्या करते हो, आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर बर्थ का आप देते हो, जो रिजर्वेशन आप करवाते हो, तो किसी पर्टिकुलर बर्थ का आप पैसा देते हो, और उस पर्टिकुलर बर्थ का आप जहां तक डेस्टिनेशन आपकी है वहीं तक के लिए वो आपकी क्या है, वो ऑन प्रॉपर्टी है। ये तो नहीं ना कि आपकी पूरी रेल ही आपकी प्रॉपर्टी बन गई, उसके बाद आपकी वो उस पे आपका हक बन गया, कभी आप उसको छोड़ोगे नहीं, नहीं, आपको कुछ टाइम के लिए वो चीजें आपकी हो गई है, उसके बाद तो वो किसकी है, रेलवे की ही है या अदर की होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। नहीं, तो ये क्या हो गया, ये लोग क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। अब प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे आपने कोई सामान खरीद लिया है, तो अब वो उसकी प्रॉपर्टी आपकी ऑल टाइम रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। जैसे मैंने एग्जांपल के लेके आपको बता दिया, तो ये चीजें ध्यान रखना कि सर्विस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, अच्छा तीसरा क्या है, फैक्टर रिलेटिंग टू स्ट्रेटजी। Policy maker play important role in appraisal. Age, education and experience of policy maker will affect the environmental appraisal. देखो कोई अप्रेजल के लिए, एनालिसिस के लिए एक पॉलिसी मेकर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। अगर पॉलिसी मेकर प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, या फिर उनकी अच्छी खासी एजुकेशन है, उनकी मतलब एज, मतलब ये होगा कि इसको ज्यादा दिन का एक्सपीरियंस है, तो ये भी आपके एनवायरमेंटल अप्रेजल में इफेक्ट डालती है, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढ के देंगे, क्योंकि उनको सारी चीज का नॉलेज है। ओके, अब देखो सेकेंड स्टेज में क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन। हम ये पहला क्या देखते हैं, क्रिटिकल इशू, उसके बाद हाई प्रायोरिटी इशू, लो प्रायोरिटी इशू, मतलब हम 3 तरीके की इशू देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करते हैं या प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब देखो क्या है, थर्ड स्टेज, स्ट्रक्चरिंग एनवायरमेंटल अप्रेजल। जो भी हमने एनवायरमेंट एनालिसिस किया है, एनवायरमेंट से रिलेटेड एनालिसिस किया है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो अब हम उसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये क्या होता है, थर्ड स्टेज होता है एनवायरमेंटल अप्रेजल का। इसमें हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल अप्रेजल का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें हम एक साइड क्या रखते हैं, स्ट्रेंथ रखते हैं, और दूसरे साइड हम वीकनेस रखते हैं, किसका, उस प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस हिसाब से फिर हम अपना एस्टिमेशन कंपैरिजन करने के बाद एस्टिमेशन तैयार करते हैं कि उस प्रोजेक्ट का उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या उस बिजनेस का उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइविंग पावर क्या रहने वाली है। ठीक है, इस हिसाब से हम प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन या बिजनेस की सिलेक्शन करते हैं। अब देखो क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल इन अ प्रोजेक्ट। तो एनवायरमेंटल अप्रेजल का प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस होता है, देखो पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब हम उस प्रोजेक्ट की क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है, उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है, क्या ड्यूरेबिलिटी, क्या लिक्विडिटी, सॉलिडिटी क्या रहने वाली है, उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, देखो एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ, जब हम स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, द प्रोजेक्ट मस्ट ट्राई टू कंसोलिडेट और मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ बाय फर्दर इंप्रूवमेंट। देखो अगर हमने एक बार स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद भी हमें प्रोजेक्ट को इस तरीके से कंसोलिडेट करना चाहिए ताकि उसकी स्ट्रेंथ और भी दिन ब दिन मैक्सिमाइज रहती रहे, कभी वो घटे नहीं। ठीक है, तो हम भी उसके बाद फिर भी उसमें कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लान्स में या फिर एक्स्ट्रा प्लान्स बना के रखते हैं, या फिर कुछ एग्जिस्टिंग प्लान्स में थोड़े बहुत और भी इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि क्या रहे, वो फर्दर भी उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज रहे। ओके, इस हिसाब से हम पॉलिसी या रिसोर्सेज में चेंजेस लाते हैं। ओके, अब देखो दूसरा क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। इससे हमें क्या होता है, हमें प्रोजेक्ट की वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। मॉनिटरिंग इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब लगातार इंटरनल एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करते रहने से हमें प्रोजेक्ट की ना कि सिर्फ स्ट्रेंथ पता चलती है या फिर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, बल्कि हमें प्रोजेक्ट की वीकनेस की भी आइडेंटिफिकेशन मिलती रहती है। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, आपका फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, फिर आपके एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं, इफेक्टिव काम हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजें आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगी।
आपने प्रोजेक्ट को कैसे फेजेस में डिवाइड किया है और कैसे हर एक फेजेस में काम हो रही है, ये सारी चीजें आपकी क्या आती है इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो अगर आप इंटरनल इन्वायरमेंट की लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हो तो यह आपको प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ के साथ साथ प्रोजेक्ट की वीकनेस की भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट में भी स्ट्रॉन्ग इन सर्टेन एरिया। देखो जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट का आप स्ट्रेंथ पता कर लिए तो वो हमेशा मैक्सिमाइज रहेगी स्ट्रेंथ, उसको हमेशा प्रॉफिटेबल ही होगा, जरूरी नहीं है। हाँ, एक सर्टेन एरियाज में प्रोजेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट वीक पड़ जाती है। फॉर फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन द वीकनेस शुड बी आइडेंटिफाइड। देखो प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ बनी रहे इसके लिए आपको क्या करना पड़ता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन लगाने चाहिए जिससे आप क्या कर सको, वीकनेस को लगातार आइडेंटिफाई करते रह सको, जिससे आप अगर वो वीकनेस आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आ रही है तो आप उसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर लो। ओके, तीसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एनवायरमेंटल एनालिसिस हैज टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। देखो एनवायरमेंटल एनालिसिस से आपको मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, द फर्म एक्वायरिंग अ प्रोजेक्ट, जो भी फर्म प्रोजेक्ट को एक्वायर करी है वो हमेशा दिमाग में ये ध्यान रखती है कि मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको जल्द से जल्द क्या किया जाए, ग्रैब किया जाए, फिर उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च की जाए। ठीक है, तो ये भी आपको हेल्प करती है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। देखो अब क्या है, थ्रेट की भी आइडेंटिफिकेशन करने में आपको हेल्प मिलती है। प्रोजेक्ट इज सब्जेक्ट टू थ्रेट फ्रॉम कंपिटिटर एंड वेरियस फैक्टर। देखो प्रोजेक्ट जो भी होता है ना उसको कंपिटिटर की वजह से और बहुत से अदर फैक्टर की वजह से कभी कभी थ्रेट का सामना भी करना पड़ता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प देम टू आइडेंटिफाई थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखो एनवायरमेंटल एनालिसिस से आपको हेल्प मिलती है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आपको क्या थ्रेट आने वाली है, इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट इज ऑलवेज बेनिफिशियल एज इट हेल्प टू डिफ्यूज ऑफ सम थ्रेट। देखो पहले से अगर आप थ्रेट आइडेंटिफाई करके रखो ना तो उसको आसानी से डिफ्यूज किया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। वो थ्रेट आपके ऊपर हावी होने से पहले आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। ठीक है, अब देखो क्या, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज। देखो सिस्टमैटिक एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट का एक सिस्टमैटिक एनालिसिस जो होता है ये आपको वेस्टेज को रिड्यूस करने में मदद करती है, और साथ ही जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको कैसे ऑप्टिमम तरीके से यूज किया जाए उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। ऑप्टिमम मतलब लिमिटेड में, मतलब जो भी आपको कांस्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में आपको अपने प्रोजेक्ट को तैयार करना है, या फिर कम से कम रिसोर्सेज का आपको यूज करना है, या फिर आप ऐसे रिसोर्सेज का यूज करो प्रोजेक्ट में ताकि फिर प्रोडक्ट के टाइम या फिर बाय प्रोडक्ट के टाइम आप उसको क्या कर सको, वेस्टेज को रिड्यूस कर सको या फिर उसको फिर से रिन्यू कर सको। ओके, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड इन इफेक्टिव मैनर। देखो बिना समझे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम रिसोर्सेज का इफेक्टिव वे में यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, देखो अब क्या है, 6 में सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प द फर्म टू मैक्सिमाइज द स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द वीकनेस, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड डिफ्यूज इट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का सिस्टमैटिक एनालिसिस से आपके फर्म को हेल्प मिलती है कि वो अपने स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर सके, वीकनेस को मिनिमाइज कर सके, जो भी अपॉर्चुनिटी उसको आ रही है उसको वो ग्रैब करते रहे, और साथ में जो भी थ्रेट आने वाले हैं उसको वो डिफ्यूज कर दे। ठीक है, इससे आपकी क्या होती है, आपकी बिजनेस की या प्रोजेक्ट की ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बनी रहती है, आपका सर्वाइवल पावर बढ़ जाता है। अब देखो क्या है, टू प्लान लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर हेल्प इन प्रोजेक्ट टू फ्रेम प्लान एंड पॉलिसी। देखो एनवायरमेंटल फैक्टर का प्रॉपर एनालिसिस करने से आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाने हैं या फिर पॉलिसीज फ्रेम करने हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। दैट कुड बी इन इजी अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होता है ना, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव आपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बना रखे हैं उसको अचीव करने में आपको काफी हेल्प मिलती है। क्या एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव। देखो डिसीजन मेकिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं या बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होते हैं, आप बहुत सारे आइडियाज बनाते हो, बहुत सारे आइडियाज भी होते हैं। तो
उसमें से आप क्या करते हो, बेस्ट सिलेक्शन करते हो, बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करते हो। तो डिसीजन मेकिंग आपको वही बेस्ट सिलेक्शन में हेल्प करती है। अब देखो इन्वायरमेंटल एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल या फिर इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करती है, जो आपको हर एक डायरेक्शन में मतलब सोचने को मजबूर करती है। फिर उस हिसाब से आप क्या करते हो, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, प्रॉपर डिसीजन लेते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकालते हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग के लिए। ओके, तो आज आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ, यूनिट 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। काम की टाइमिंग अब ज़्यादा रह नहीं गई है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, और हाँ सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ क्वेरी पूछना मत भूलना। बस आज के लिए इतना ही, बाय।